कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जिसने अपनी एक गलती के कारण लाखों लोगों की जानें ले ली और आज भी उसकी वही गलती इतिहास के पन्नों में उसके लिए एक जख्म की तरह दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होलोकॉस्ट की, जब जर्मनी की फार राइट नाज़ी पार्टी ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया था। उस समय जो आग भड़की उसकी लपटें आज भी हमें इजराइल और मिडिल ईस्ट के विवादों में देखने को मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खतरनाक इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है? हालात देखकर तो शायद ऐसा ही लग रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आज के दौर में एक बार फिर जर्मनी में एक फार राइट पार्टी का राइज हो रहा है और इस बार उनके निशाने पर वो रेफ्यूजीज हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट को छोड़कर जर्मनी में शरण ले रखी है। आज जर्मनी में फार राइट एक्टिविटीज और मिडिल ईस्टर्न रेफ्यूजीज के खिलाफ हमले इतने बढ़ गए हैं दोस्तों कि लोगों को डर लग रहा है कि कहीं फिर से वही इतिहास तो नहीं दोहराने वाला है। और दोस्तों ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट की माने तो जर्मनी में सितंबर 2023 तक ही 686 एंटी मुस्लिम क्राइम्स हो चुके थे, और जबकि इसके एक साल पहले यानी 2022 में पूरे साल भर में 610 एंटी मुस्लिम क्राइम रिपोर्ट हुए। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हर साल कैसे ये एंटी मुस्लिम क्राइम की घटनाएं जर्मनी में बढ़ रही हैं। और इवन साल 2020 में एक जर्मन राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने 8 नॉन जर्मन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि आज जर्मनी की सियासत एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ी है, और यहाँ से सवाल उठता है कि क्या ये जर्मनी के नाज़ी एरा की वापसी का संकेत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे जर्मनी में फिर से उथल पुथल हो रही है और इसका भविष्य पर क्या असर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। Why are we witnessing the rise of far right in Germany? दोस्तों, आज जर्मनी में जिस तरह से राइट विंग पॉलिटिक्स का फिर से उत्थान हो रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी जिम्मेदार वहां की एक नई पॉलिटिकल पार्टी AfD यानी ऑल्टरनेटिव ऑफ जर्मनी है, जिसकी आइडियोलॉजी और काम करने के तरीके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि शुरुआती दौर में नाज़ी पार्टी के हुआ करते थे। यही कारण है कि यह पार्टी जर्मनी समेत पूरे यूरोप में चिंता का कारण बन गई है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में जर्मनी के 2 राज्यों में स्टेट इलेक्शन चल रहे थे, और इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये देखने को मिली है कि थुरिंगिया नाम के ईस्ट जर्मन राज्य में AfD ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरे राज्य ब्रांडेनबर्ग में इस पार्टी ने रूलिंग पार्टी को बहुत ही करीबी टक्कर दी है और वहां वोट के मामले में ये दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बस एक चुनाव मात्र जीती है, वो भी एक स्टेट इलेक्शन, तो इसमें क्या बड़ी बात है, तो आपको बता दें कि AfD का चुनाव जीतना इसलिए सामान्य नहीं है क्योंकि ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी स्टेट इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पहली फार राइट आइडियोलॉजी वाली पार्टी बन गई है। यानी आज तक इससे पहले किसी भी इलेक्शन में सिर्फ नाज़ी पार्टी ही वो पार्टी थी जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मनी में जीती थी। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के इस फार राइट आइडियोलॉजी की विक्ट्री को जर्मनी में नियो नाज़ी एरा की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। लेकिन क्या ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी सच में नाज़ी रूल की तरफ जर्मनी को ले जा रही है? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें इस पार्टी के उदय की कहानी समझनी पड़ेगी। दोस्तों, इस पार्टी की कहानी 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से शुरू होती है। इसी क्राइसिस की वजह से 2012 में जर्मनी की रूलिंग पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी से कुछ लोग अलग होकर एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं, और इस ग्रुप का नाम होता है वॉल्टरनेटिव 2013। इस प्रेशर ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट की लिबरल फाइनेंशियल पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाना होता है और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना होता है। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि ये ग्रुप आखिर ऐसा क्यों करता होगा, तो आपको बता दें कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से यूरोपियन यूनियन के सभी बड़े देश मिलकर छोटे छोटे देशों को आर्थिक मदद और बेल आउट पैकेजेस दे रहे थे, जिसमें जर्मनी भी काफी आगे था। लेकिन रूलिंग पार्टी में कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें लगता था कि जर्मनी को ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अलग होकर एक प्रेशर ग्रुप बनाया। शुरुआत में इस ग्रुप का काम जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की इकोनॉमिक पॉलिसीज का विरोध करना था, और इसके अलावा इस ग्रुप के मेन ऑब्जेक्टिव में यह भी शामिल था कि अब यूरोपियन यूनियन में और इंटीग्रेशन नहीं होने चाहिए, यानी नए देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नए देशों का प्रेशर भी जर्मनी जैसे बड़े देशों के ऊपर आ जाता था। इसके अलावा ये ग्रुप यूरोस्केप्टिसिज्म को भी मुख्य मुद्दा बना चुका था। और दोस्तों, यहाँ यूरोस्केप्टिसिज्म का मतलब ये है कि जो भी देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं उन्हें अपनी करेंसी की जगह यूरो का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद कई यूरोपियन देशों में यूरो को लेकर डर पैदा हो गया, और इसी डर को यूरोस्केप्टिसिज्म कहा जाने लगा। इसी यूरोस्केप्टिसिज्म के कारण ऑल्टरनेटिव 2013 पार्टी एंजेला मर्केल की सरकार पर दबाव बनाने लगी कि हमें यूरो के बजाय अपनी करेंसी डॉइच मार्क का इस्तेमाल करना चाहिए।
और क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था दोस्तों, इसीलिए इस ग्रुप के मेंबर्स का ये भी मानना था कि अगर जर्मनी अपनी करेंसी डॉइश मार्क का इस्तेमाल करने के बजाय यूरो का इस्तेमाल करती है तो यूरो से जुड़े बाकी देशों के डेट का बर्डन भी जर्मनी पर ही पड़ेगा, जिससे जर्मनी को नुकसान हो सकता है। इसी कारण ये ग्रुप ब्रेग्जिट की ही तरह जर्मनी को भी यूरोपियन यूनियन से अलग कराने की कोशिश में था, जिसे 2013 में डेक्सिट के नाम से जाना गया। इसी फाइनेंशियल पॉलिटिक्स की वजह से कई एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी वाले इकोनॉमिस्ट भी इस ग्रुप से जुड़ने लगे और इसके बाद अपने इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव्स और नए रिफॉर्म्स के लिए 2013 के संसदीय चुनाव में इस ग्रुप ने हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इसके बावजूद इस ग्रुप ने हार नहीं मानी और ऑल्टरनेटिव 2013 को एक जर्मन पॉलिटिकल पार्टी यानी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी में बदल दिया। और दोस्तों इसके बाद 2008 में शुरू हुए इकोनॉमिक क्राइसिस का असर 2013 तक कम होने लगा था और यूरोप में एक बार फिर से फाइनेंशियल बूम का दौर आ चुका था। ऐसे में अगर ये पार्टी सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज तक अपने एजेंडा को सीमित रखती तो शायद ये पार्टी इररिलेवेंट हो चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नाजी पार्टी की तरह इस पार्टी ने भी लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए फाइनेंशियल इश्यूज से एथनिक और रेशियल फोबिया को अपना पॉलिटिकल टूल बनाना शुरू कर दिया। और 2015 के माइग्रेंट क्राइसिस के बाद इस पार्टी का फोकस जर्मनी में आने वाले माइग्रेंट्स पर शिफ्ट हो गया। दरअसल दोस्तों साल 2015 में सीरियन सिविल वॉर के चलते मिडिल ईस्ट से लाखों प्रवासी लोग यूरोप की तरफ भागने लगे थे, जिन्हें अपने यहाँ असाइलम देने की तैयारी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी कर रही थी। और जब रेफ्यूजीज के लिए जर्मनी के दरवाजे खुले तो सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों से करीब 8,90,000 रेफ्यूजीज जर्मनी में असाइलम की तलाश में आ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में 81 मिलियन की आबादी वाली जर्मनी में अचानक से 1% से ज्यादा की पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली। और दोस्तों इससे पहले कभी भी इतने शरणार्थी जर्मनी में नहीं आए थे। और इसी घटना के बाद एएफडी ने इमिग्रेशन के मुद्दे को अपना प्रमुख एजेंडा बना लिया। पार्टी ने धीरे धीरे रेफ्यूजीज और इमिग्रेशन के खिलाफ लोगों में बढ़ते असंतोष का फायदा उठाया और 2016 के बाद जर्मन सरकार ने देश भर में रेफ्यूजीज के खिलाफ नए सेंटर्स खोले और इनमें ईस्ट जर्मनी के स्टेट्स भी शामिल थे। अब दोस्तों ये बात हैरान करने वाली इसलिए थी क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ईस्ट जर्मनी बहुत ही कम डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र रहा है और 90 के दशक तक सोवियत संघ के असर के कारण यहाँ फ्री मार्केट या ओपन बिजनेस का एनवायरमेंट नहीं था। इसीलिए वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जर्मनी में आए वो ज्यादातर वेस्ट जर्मनी में ही बसे रहे, क्योंकि वेस्ट जर्मनी कैपिटलिस्ट था। ऐसे में ईस्ट जर्मनी के लोगों का कभी भी रेफ्यूजीज या माइग्रेशन से कोई सीधा जुड़ाव नहीं रहा और यहाँ तक कि 1990 के जर्मन रीयूनिफिकेशन के बाद भी रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को ईस्ट जर्मनी में नहीं बसाया गया। लेकिन 2015 में सीरियन सिविल वॉर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से पहली बार जर्मनी को रेफ्यूजीज का इतना बड़ा इन्फ्लक्स देखने को मिला और 200 शरण लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इसका सीधा असर ईस्ट जर्मनी पर भी पड़ने लगा। और वहां के लोगों को ये लगने लगा कि ईस्ट जर्मनी के रिसोर्सेज जो पहले से ही रेस्ट ऑफ द जर्मनी के मुकाबले कम है, उनको ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और नेटिव्स पर बोझ बनेंगे। और दोस्तों ये सेंटिमेंट सिर्फ कुछ ही स्टेट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरे रीजन में फैल गया। और दोस्तों इसके बाद जर्मनी में एक एंटी इमिग्रेशन की नई पॉलिटिक्स ने जन्म लिया और इस पॉलिटिक्स को दोस्तों तब और बूम मिला जब 2015 के मिडिल ईस्टर्न रेफ्यूजीज की तरह ही 2022-2023 में रूस यूक्रेन वॉर की वजह से हजारों यूक्रेनियंस जर्मनी में असाइलम की तलाश में आने लगे, जिस वजह से जर्मनी के लोगों के मन में अपनी करंट लिबरल गवर्नमेंट के खिलाफ असंतोष की भावना भड़कने लगी। एएफडी ने इस बढ़ते असंतोष का फायदा उठाते हुए दूसरे देश से आए हुए लोगों के खिलाफ जर्मन पॉपुलेशन के मन में एक डर पैदा करना शुरू कर दिया, जिसे जीनोफोबिया भी कहते हैं। और दोस्तों क्योंकि यहाँ ज्यादातर माइग्रेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए एएफडी ने एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की भी शुरुआत कर दी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि एएफडी ने 2016 में अपने मैनिफेस्टो में जीनोफोबिया और इस्लामोफोबिया को एक साथ रखते हुए लिखा था कि इस्लाम जर्मनी का हिस्सा नहीं है। और साथ ही 2017 के चुनाव में उनका एक नारा था कि हम बुर्का नहीं बिकिनी पसंद करते हैं। और इसके अलावा 2022 के चुनाव प्रचार में उनका नारा था हमारा देश पहले, जो कहीं ना कहीं हिटलर के स्लोगन से मेल खाता था। वापस से एएफडी की बात करें दोस्तों तो फिलहाल बतौर पॉलिटिकल पार्टी एएफडी जर्मनी की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की बात करती है और पार्टी चाहती है कि जर्मनी के मौजूदा कानून जो रेफ्यूजीज को उनके मामले की सुनवाई तक देश में रहने की परमिशन देते हैं, उस कानून को पूरी तरीके से बदल दिया जाए। इसके साथ ही ये पार्टी मानती है कि जर्मनी को अपने देश में इन शरणार्थियों के रहने के लिए किसी भी तरह के कैंप बनवाने की जरूरत नहीं है, ताकि लोग जर्मनी में घुस ही ना पाएं। इसके अलावा एएफडी का ये भी मानना है दोस्तों कि हम नए माइग्रेंट्स को जर्मनी में आने की परमिशन तब ही दें जब पुराने माइग्रेंट्स को जर्मनी से डिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर देश पे ना पड़े। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है दोस्तों कि एएफडी अगर किसी भी तरह से जर्मनी में सरकार बनाने में सफल होती है तो वहाँ के माइग्रेंट्स के साथ शायद वही हाल किया जाएगा जो किसी वक्त में यहूदियों के साथ किया गया था।
लेकिन यहाँ सवाल ये है दोस्तों कि क्या जर्मनी के लोग फिर से ऐसी शर्मसार और अमानवीय राजनीति को अपने देश में जगह देंगे? तो इसका जवाब है शायद हाँ। और दोस्तों ऐसा हम नहीं बल्कि जर्मनी के लोग खुद मान रहे हैं। और ऐसा क्यों है, आइए अब उसे ही विस्तार में समझते हैं। Why are Germans choosing this far right politics? दोस्तों जर्मनी के लोग कैसे एक बार फिर से फार राइट पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि आज जर्मनी में माहौल ये है कि देश भर में करीब 20% लोग ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये पार्टी चुनाव जीते और सत्ता में आए। और अगर आपको ये 20% सपोर्ट कम लग रहा है तो आपको बता दें दोस्तों कि ये पार्टी महज 10 साल ही पुरानी है और आज जितना सपोर्ट उसे मिल रहा है वहाँ की कई बड़ी बड़ी लेफ्टिस्ट पार्टीज को आज तक उतना सपोर्ट नहीं मिला है, जो दशकों से जर्मन गवर्नमेंट का हिस्सा भी रही हैं। खासकर अगर ईस्ट जर्मनी की बात की जाए दोस्तों तो वहां पर एएफडी का सपोर्ट तो 30% से भी ऊपर है, जिससे ये वहां की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ईस्ट जर्मनी ही इमिग्रेशन के इस इशू से सबसे ज्यादा परेशान है। इसी वजह से वहां के लोगों को ऐसा लग रहा है कि एएफडी अगर सत्ता में आती है तो शायद वो देश से इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश डिपोर्ट कर दे। पूर्वी जर्मनी के लोग खुद को सत्ता में बैठे नेताओं से कटा हुआ और पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूनिफिकेशन से पहले का समय ज्यादा अच्छा था। उस समय वहां अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की सुविधा थी, जिससे लोग बहुत खुश थे। मगर बर्लिन की दीवार गिरने के बाद वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके देश की पॉलिसी मेकर्स ने ईस्ट के बजाय वेस्ट जर्मनी को ज्यादा तवज्जो दी है। और दोस्तों इसी ईस्ट और वेस्ट के बंटवारे को एएफडी एक बार फिर से जिंदा करके अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि करंट गवर्नमेंट आखिर अपनी जनता का सपोर्ट हासिल करने के लिए कुछ बेहतर क्यों नहीं कर रही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि फिलहाल जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी का संगठन सरकार चला रहा है, जिसे उनकी पार्टी के रंगों की वजह से ट्रैफिक लाइट कोalition भी कहा जाता है। वैसे तो इस कोalition में सभी पार्टियां लिबरल हैं, लेकिन बड़े इश्यूज और उनके आइडियाज एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और दोस्तों इस वजह से टैक्स रिलैक्सेशन और क्लाइमेट जैसे इश्यूज पर इनके आपस में झगड़े होते रहते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो पॉलिसी जर्मनी में जनता के हित के लिए या उनके फायदे के लिए बनाई जाती हैं वो या तो आधी अधूरी और उलझी रहती हैं या पास होने से पहले ही लटक जाती हैं। और दोस्तों इसी वजह से जर्मनी की रूलिंग पार्टीज रेफ्यूजीज के लिए तो सही साबित हो रही हैं, लेकिन देश की प्राइमरी पॉपुलेशन के लिए यह सरकार कुछ खास नहीं कर पाती है, जिस वजह से ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को लोग सच में ऑल्टरनेटिव की तरह देखने लगे हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये पार्टी सच में जर्मनी के लिए ऑल्टरनेटिव साबित हो सकती है तो इसे भला नाजी पार्टी से क्यों कंपेयर किया जा रहा है। आइए अब इसे ही थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Why do experts classify AFD as a neo-Nazi party? दोस्तों AFD और नाजी पार्टी के कंपैरिजन का सबसे बड़ा कारण तो उनकी फार राइट आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर आप सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे AFD का राइज भी नाजी पार्टी की तरह ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हुआ है। जैसे नाजी पार्टी 1930 के दशक में आर्थिक कठिनाइयों का फायदा उठाकर सत्ता में आई थी, वैसे ही AFD ने 2013 में आए यूरोपियन आर्थिक संकट के बाद अपना वोट बैंक बढ़ाया है। दोनों ही पार्टियों ने लोगों के असंतोष और डर को भी अपना पॉलिटिकल टूल बनाने का काम किया है। और इसके अलावा AFD लीडर्स खुद भी नाजी सिंबल्स और स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि AFD पार्टी के मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर माने जाने वाले जॉन हॉक बीते दिनों एक नाजी स्लोगन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए और कोर्ट ने इसके लिए उन्हें एक गुनहगार माना, क्योंकि एवरीथिंग फॉर जर्मनी नाम का स्लोगन एक नाजी स्लोगन था जो जर्मनी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ नाजी पार्टी के लोग ही किया करते थे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद जॉन हॉक ने इस स्लोगन का इस्तेमाल करना कम नहीं किया है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि खुद AFD भी अपने आप को एक नियो नाजी पार्टी की तरह ही लोगों के बीच एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। AFD पार्टी का एक और प्रमुख उद्देश्य जो बहुत लोकप्रिय है वो ये है कि वे जर्मन लाइफस्टाइल को सुरक्षित करने की बात करते हैं। और इसका मतलब ये है कि वे जर्मन कल्चर और वहाँ की पहचान की श्रेष्ठता की बात करते हैं, जो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हिटलर आर्यनों को सबसे श्रेष्ठ जाति मानता था। और दोस्तों क्योंकि सीधे आर्यन सुपीरियोरिटी की बात करने से AFD को कानूनी संकट का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वो इस बात को मोड़कर जर्मन जीवन शैली या जर्मन लाइफस्टाइल और पहचान का नाम देते हैं। लेकिन अगर यहाँ गौर किया जाए तो ये पार्टी भी हिटलर की ही तरह जर्मन लोगों की सुपीरियोरिटी की बात करती दिखाई देती है।
इसके अलावा एएफडी ने इसी साल जनवरी में पोट्सडैम शहर के पास एक होटल में इकट्ठा होकर रीमाइग्रेशन मास्टर प्लान बनाया है और इस योजना के तहत एएफडी जर्मनी में आए हुए सभी शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए भी योजना बना रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पोट्सडैम से महज कुछ ही दूरी पर 1942 में नाजी पार्टी ने भी कुछ ऐसी ही बैठक की थी जिसका नाम वांसी कॉन्फ्रेंस था। और दोस्तों ये वही कॉन्फ्रेंस थी जहां नाजी पार्टी ने हिटलर के अधीन पूरे यूरोप से यहूदियों को भगाने और उनकी हत्या करने की योजना बनाई थी। ऐसे में एएफडी पार्टी के इस रीमाइग्रेशन प्लान को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने इसे नाजी पार्टी के वांसी कॉन्फ्रेंस की तरह बनाने की कोशिश की है। और दोस्तों इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एएफडी न केवल एक नियो नाजी पार्टी की तरह जर्मनी में उभर रही है बल्कि वो पुराने नाजी पार्टी के विचारों को भी अपना रही है। कंक्लूजन। और दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो आज जहां पूरे यूरोप में एंटी इस्लामिक और एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट की वजह से नई नेशनलिस्ट और राइट विंग पार्टीज का उदय हो रहा है, उसमें जर्मनी में ये राइज बहुत पुराने हिस्टोरिकल वुंड्स को भी हरा कर रहा है। यहाँ ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी देश की राजनीति में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने की रेस में बहुत तेजी से दौड़ रही है और अगर किसी तरह से वो इस रेस में एक बार आगे निकल जाती है तो जर्मनी एक बार फिर से अल्पसंख्यकों और इमिग्रेंट पॉपुलेशन के खिलाफ हिंसा और जेनोसाइड का गढ़ बन सकता है। लेकिन दोस्तों क्या अब इस बढ़ते पॉलिटिकल स्टॉर्म को जर्मनी में रोक पाना पॉसिबल होगा? जरूर बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।